ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज चर्चा लगातार जारी है इस मुद्दे पर कि भारत में ही हम आखिरकार डॉक्टर्स तैयार क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों उन्हें यूक्रेन या फिर और कंट्रीज में पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर.के. सुधाकर जी, अभी आपने सुना जो यूक्रेन से लौटी छात्र विधि हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उसने पूरा कंपैरिजन कर कर बता दिया कि वहां पर रहने का खर्च मिलाकर भी कम बैठ रहा है भारत के मुकाबले। तो उससे क्या क्वालिटी डाउन पड़ती है आपकी नजर में, और भारत में हम क्यों नहीं उस तरह की शिक्षा दे पा रहे हैं? मैंने कहा एक तो जो रीज़न है कि एक तो जो मिनिमम एनएमसी ने स्टैंडर्ड तय किया है क्वालिफाइंग मार्क्स, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे वो क्वालिफाई कर जाते हैं उनको इंडिया में काफ़ी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, उनमें एडमिशन मिल जाता है। दूसरा, ये जितने भी अदर कंट्रीज़ में है, क्योंकि मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ पिछले 20 साल से और कई सारे एग्ज़ाम्स में उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, मुझे एक एक चीज़ के बारे में मालूम है। रही बात मेडिकल कॉलेज खोलने की, आप देखिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे भारत में पिछले 15 साल में, इवन अभी 10 साल में तो इतना ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों की संख्या गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजों की बढ़ी है। जैसे मध्य प्रदेश में भी बता रहा हूँ 13 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। बात इस बात की है कि आप मेडिकल कॉलेज खोलते जाएंगे, लेकिन उनमें पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों का जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि कोई रोड बनाने के लिए आप टेक्नीशियन तैयार नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमें मनुष्य के जीवन की रक्षा करने के लिए डॉक्टर तैयार करने हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब एक जो मिनिमम स्टैंडर्ड है उसे अगर क्वालिफाई नहीं करेगा बच्चा, और उसकी जो स्टडी है वो टाइम प्लेस पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं होगी। देखिए लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक वो रहता है, कहीं से भी पढ़ाई कर लें, लेकिन जब आप मरीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी पूरा जो एमबीबीएस की पढ़ाई है उसका कैरिकुलम चेंज हो गया है। फर्स्ट ईयर से ही हमारे यहाँ बच्चों को क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में डालना शुरू कर दिया है, जिससे कि वो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी बीमारी, उनकी मनोस्थिति उसके साथ में मिलजुल के और उसके बारे में असेसमेंट लगाएंगे। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पढ़ाई और बाकी की पढ़ाइयों में दोनों में बहुत अंतर है। रही बात खर्चे की, तो मैं ये नहीं मानता, हो सकता है कि उनकी जो कॉलेज की फी है वो काफ़ी उन लोगों ने काफ़ी कम कर रखी होगी, लेकिन बाकी के दूसरे खर्चे हैं जिसमें आपकी हॉस्टल फी है, आने जाने का है, खाने का है, ये सब कहीं ना कहीं आसपास पहुंचता होगा। लेकिन मेन चीज इसमें सबसे बड़ी वही है बच्चों का कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उनमें उनको कितना लगभग खर्च पड़ता है भारत के अंदर? जी देखिए भारत के अंदर अभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में है 50% सीट तो एनएमसी ने टोटल कर दिया है, चाहे वो प्राइवेट हो। प्राइवेट में 50% सीधे सरकारी कोटे से जा रहे हैं बच्चे, तो उनकी फी बहुत कम है। मतलब कम क्या है, जितनी जो बाकी के लोगों को जो सरकारी में लगती है उतनी ही प्राइवेट में लगती है। बाकी 50% सीट्स पे वो भी जो विश्वविद्यालय नियामक आयोग है उसने फी स्टैंडर्ड तय कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है आज भी। नहीं, लमसम कितनी है सर? मैं तो ये जानना चाह रहा था आपसे, क्योंकि और अगर 4-5 लाख रुपए फीस भी है तो वो भी अलग अलग जगह की। हाँ, लगभग कितनी फीस है, मैं वही जानना चाह रहा था। अलग अलग जगह की, अलग स्टेट के, मेरे ख्याल से 10 लाख के आसपास शायद है। ठीक, ये 10 लाख रुपए फीस। राम दांगोरी जी, आप तो लोग सर जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच रहते हैं, 10 लाख रुपए फीस जमा करना एक कोर्स के लिए, आप तो लोगों के बीच रहते हैं, हर किसी के बस की बात है? मैं सरकारी की बात कर लेता हूं, प्राइवेट तो छोड़िए। चलिए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमबीबीएस मेडिकल जैसी पढ़ाई के लिए काफी अधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया है, और पिछले कई वर्षों से दे रहे। 12.5 लाख रुपए एसटी एससी जैसे वर्ग के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, और ऐसे जो जनरल वर्ग के भी है लेकिन इकोनॉमिक पुअर है
उनके लिए भी अच्छा प्रावधान है। ये फीस ज्यादा उनके लिए जो आर्थिक सक्षम लोग हैं। आप पूरी मध्य प्रदेश सरकार की डिटेल निकालिए मेडिकल कोर्सेज के लिए। ST/SC वर्ग के लिए अलग सुविधा आपको मिलेगी। 12.5 लाख रुपए के लगभग स्कॉलरशिप दी जाती है। विदेश मेडिकल पढ़ने के लिए जाना तो उसमें भी 20-20 लाख रुपए की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही आर्थिक रूप से गरीब विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा प्रावधान है यहाँ पर। और हाँ, एक बात मैं मान रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस उतनी बड़ी संख्या में नहीं है। अगर यूक्रेन, जॉर्जिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे बहुत बड़ी संख्या में अगर कॉलेजेस होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें स्टूडेंट्स को ज्यादा एडमिशन देना पड़ेगा। जब ज्यादा एडमिशन देंगे तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उसमें कम हो जाएगी और वहाँ डायरेक्ट एडमिशन होने का भी प्रावधान है। लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक स्टैंडर्ड है, एक मिनिमम कोटा डिसाइड किया हुआ है कि टेस्ट इतने तो सर फिर उनका भी होता है ना, जो बाहर से पड़ेंगे। पढ़कर आते हैं, इनको भी क्वालिफाई तो करना पड़ता है, तभी प्रैक्टिस अलाउड होती है, तभी लाइसेंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से पढ़ के आ रहे हैं तो फिर उनको डायरेक्ट लाइसेंस मिल रहा है। उस कंट्री के अकॉर्डिंग हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग है। उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के लिए वहां के क्या मापदंड रखे हैं वो यूक्रेन जानता है। हिंदुस्तान में मेडिकल एजुकेशन के लिए क्या नियम है वो हिंदुस्तान जानता है। हर देश की अपनी अलग परिस्थिति होती है। यूक्रेन की आज अलग परिस्थिति है, भारत की आज अलग परिस्थिति, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, रूस की अलग है। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए यहाँ की सरकार प्रतिबद्ध है और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की फैसिलिटी उपलब्ध करवाई गई है। बस यह है कि मापदंडों का पालन तो किया जाएगा। हमारे साथ अभय नारायण राय भी जुड़े हुए हैं। अभय नारायण जी, अब बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ हम फोटो खिंचा लेते हैं, उनको अच्छा सा संदेश दे देते हैं, उनके लिए कह देते हैं कि आपके चलिए जो भी किराया है वो हम दे देंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? 3 साल से आपकी भी सरकार है। देखिए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ी। जगदलपुर में, सरगुजा में, रायगढ़ में और बिलासपुर में भी मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ बनने के बाद ही खुला था। जब तक छत्तीसगढ़ नहीं बना था केवल रायपुर में एक मेडिकल कॉलेज था। आज मेडिकल कॉलेज संख्या 4 से 6 हो गई है। और अभी हमारी सरकार आने के बाद दुर्ग का चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को भी सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। वो बंद होने के कगार पे था तो सरकार ने उसे अधिग्रहण किया, तो एक संख्या में इजाफा हुआ है। यूक्रेन संकट के बाद निश्चित रूप से मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा कि इस विषय में आपने एक बात स्टार्ट की, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो, कि आज हमारे बच्चे यूक्रेन क्यों मेडिकल कॉलेज पढ़ने गए या विदेश क्यों जा रहे हैं पढ़ने। निश्चित रूप से भारत सरकार को भी और छत्तीसगढ़ सरकार को भी अब ये चिंता करनी होगी कि जिस तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए सरकारी के साथ साथ, उसी तरह मेडिकल के लाइन पे भी हम प्राइवेट कॉलेजों को प्राथमिकता देने का काम करें, उनको फैसिलिटी देने का काम करें। MCI के गाइडलाइन में, नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसके गाइडलाइन में वो कॉलेज खुले, लेकिन इसमें प्राइवेट की भी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरी बात, जो अभी भी प्राइवेट कॉलेज हैं हिंदुस्तान में, उनमें डोनेशन इतना ज्यादा लगता है। जो अधिकृत रूप से फीस लेनी चाहिए उसके अलावा जो पैसा लिया जाता है डोनेशन का, वो खेल हिंदुस्तान में बंद होना चाहिए। उसी खेल के कारण सीट कम होती है, विद्यार्थी ज्यादा आते हैं, तो जिनके पास पैसा है उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन जो योग्य हैं और पैसा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ सरकार भी उस पर काम करेगी। जिस तरह हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस लाइन पे भी काम करने का प्रयास अभी करेंगे। 10 मेडिकल कॉलेज हैं सर, जितनी डिटेल्स मेरे पास है अभय नारायण राय जी, 7 सरकारी हैं, 3 प्राइवेट हैं। 3 साल में आपने कितने बढ़ाए, अगले 2 साल में और कितने बढ़ाने वाले? और ऑपरेशनल सर, केवल घोषणाएं नहीं, ऑपरेशनल कितने कर देंगे आप? देखिए, हमारा जो प्रयास है छत्तीसगढ़ सरकार का कि जिले वाइज, जो पहले संभाग हुआ करते थे अब जिले बढ़ गए हैं, तो जिले वाइज, जिले मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज हो, हम इसका प्रयास करेंगे। और केंद्र सरकार भी इसमें हमको पूरी मदद करे। केंद्र सरकार की तरफ से रेल बजट में, आज से जब ममता बनर्जी रेल मंत्री हुआ करती थी, उस समय की सरकार ने घोषणा की थी कि बिलासपुर रेलवे मेडिकल कॉलेज होगा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। अगर केंद्र सरकार के यहाँ पे NTPC है, केंद्र सरकार के यहाँ पे ACCL है, केंद्र सरकार का यहाँ पे रेलवे है, अगर उन संस्थानों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएं तो निश्चित रूप से फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा।
और छत्तीसगढ़ सरकार की तो प्राथमिकता में रहेगा कि अधिकतर जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज खुल जाए और मेडिकल कॉलेज काम करें, मेडिकल कॉलेज धरातल पर रहे, ताकि हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को दूसरे प्रदेश भी न जाना पड़े। दूसरे देश की तो बात अलग है, लेकिन अभी जो संकट है वो संकट से भी उबरने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि एक अच्छा बहस आपने प्रारंभ किया है। यूक्रेन के संकट ने इस बहस के दरवाजे खोले हैं, जिसपे हर राजनीतिक दल को, हर जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट हमारे प्रदेश में ही पढ़े और उनको यहीं पे सुविधा दी जाए। और सरकार हमारे साथ जुड़ी हुई है। विधि, एक चीज और क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि पढ़ाई अगर सस्ती हो रही है तो कहीं स्टैंडर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा विदेशों में। भारत के लिए जो धाकड़ साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टैंडर्ड्स हैं और थोड़ा चीज़ों को डिफिकल्ट रखा गया है, तो वहाँ पर उन स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई तो एक जैसी होनी चाहिए, इलाज तो एक जैसा होना चाहिए। मरीजों से व्यवहार हो सकता है कि अलग हो, लेकिन इलाज का तो एक ही प्रोसेस होना चाहिए, या उसमें भी भारत में कुछ अलग हो सकता है, यूक्रेन में अलग हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। यूक्रेन में जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है वो मैं आपको बताती हूँ। यूक्रेन में ऐसा होता है कि आपको डेली हर एक दिन आपका जो आप कॉलेज जाएंगे, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका आपका डेली एक टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एक दिन भी एब्सेंट होते हैं तो आपको टोटल परसेंटेज नहीं मिलती। जैसे इंडिया में टोटल परसेंट होती है 70% अटेंडेंस, 80% अटेंडेंस, वहां पे एक एक दिन के मार्क्स काउंट होते हैं कि अगर आप एक दिन भी एब्सेंट हो उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलते, फाइनल क्रेडिट होता है वो नहीं मिलता। और एक ये बात कि जैसे वहां पे कितने सारे बच्चे आपने जाना, जैसे हर एक कोर्स में अगर 500 बच्चे हैं तो उन 500 बच्चों में भी वो 12-12 बच्चों के ग्रुप्स बनाते हैं। 12 बच्चों का एक ग्रुप, फिर और 12 बच्चों का ग्रुप, और फिर वो 12 बच्चों के ग्रुप में एक क्लास अरेंज करते हैं कि एक टीचर उन सिर्फ 12 बच्चों पे ध्यान देगा, जिससे एक टीचर पर्टिकुलर हर बच्चे पे ध्यान दे सकता है, उसकी परफॉर्मेंस को बता सकता है कि वो कैसे कर रहा है, उसको इम्प्रूव करने के लिए बता सकता है, उसको डिटेल में सब कुछ डाउट्स क्लियर कर सकता है। और टेस्ट, इसीलिए 12 बच्चों में हर एक बच्चे का टेस्ट होता है डेली। तभी बच्चे इतने ज्यादा वरीड थे कि अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, अगर मैं इंडिया वापस चली गई तो मेरी एब्सेंट लगेगी, मेरे इतने सारे टेस्ट छूटेंगे, फिर वो मुझे आके क्लियर करने पड़ेंगे। तो इसलिए बच्चे, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इस चीज में काफी डिफरेंट है। और रही बात क्लिनिकल नॉलेज की, हर चीज की नॉलेज मिलती है। हमारी प्रॉपर क्लासेस हॉस्पिटल्स में लगती है, हम लोगों को पेशेंट्स दिखाए जाते हैं, हम लोगों को दिखाया जाता है सर्जिकल प्रोसेसेस, हर चीज दिखाई जाती है। और इस चीज में हमारे प्रोफेसर्स वगैरह भी सारे इतने अच्छे हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, कुछ जर्मनी के प्रोफेसर्स हैं तो कुछ यूक्रेन के, तो वो लोग भी काफी अच्छे से सर्टिफाइड और सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। विधि, जब आप लोग भारत लौटते हैं पढ़ाई करके तो एक एंट्रेंस आप लोगों को क्लियर करना पड़ता है यहाँ पर, वो एक बाधा है या वो ठीक प्रोसेस है कि उसके बाद आप लोगों को लाइसेंस इशू किया जाए और उससे भारत में वापस आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती आप लोगों को? क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं, अगर मान लीजिए यूक्रेन में ही 20,000 लोग पढ़ रहे हैं तो वो भारत में प्रैक्टिस करने के लिए कितने वापस लौटते हैं? ऑब्वियसली वो बच्चे पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे इंडिया आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो एग्जाम क्लियर करना, हाँ वो बहुत सही है, एक एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं कि हाँ ये बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे एक्सपोजर काफी ज्यादा है, तो कुछ बच्चे जर्मनी चले जाते हैं, उनकी वहाँ पे फ्री में जर्मनी में वो पीजी करते हैं, लैंग्वेज सीख लेते हैं और जर्मनी चले जाते हैं। कुछ बच्चे फ्लैप का एग्जाम क्लियर करके लंदन चले जाते हैं, तो कुछ यूएसएमटी का एग्जाम क्लियर करके यूएस में रहने लगते हैं। तो वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि उनको क्या करना है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे इस लेवल का तक भी पढ़ाया जाता है कि बच्चे लंदन का, यूएस का एग्जाम तक क्लियर कर सकते हैं, और जर्मनी में भी उनकी फ्री में पढ़ाई, और साथ में बस उनको वहाँ की लैंग्वेज आनी जरूरी है, और वहाँ पे आप फ्री में पीजी कर सकते हैं। तो उनके पास ज्यादा एक्सपोजर है। ठीक, धाकड़ साहब, क्योंकि आपने कहा कि आप खुद भी बच्चों से लगातार जुड़े रहते हैं, तो जिस तरह का प्रोसेस विधि बता रही हैं, क्या इसी तरह का पालन भारत में भी होता है या कुछ डिफरेंट है यहाँ की पढ़ाई में? मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि सारा चीज़ें चेंज होती रहती हैं। अभी इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ों में, करिकुलम में और जो टीचिंग मॉड्यूल्स हैं उसमें चेंजेस आए हैं। ये विधि जो बता रही है, जैसे इसने बोला जर्मनी का, आई वॉज इन जर्मनी, मैं जर्मनी में था। जर्मनी में एमबीबीएस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती,
नंबर 1। वहाँ पर एक्चुअली एक स्कूलिंग, उसके बाद यूनिवर्सिटी होता है। तो यूनिवर्सिटी में वो मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उनका टोटल जैसे किसी को मेडिसिन में जाना है या सर्जिकल फील्ड में जाना है तो वो 5 साल की एडिशनल ट्रेनिंग है उनकी। क्योंकि मैं ट्रॉमा की, मेरी जो वर्ल्ड की हाईएस्ट फेलोशिप है वो जर्मनी हाइडेलबर्ग के लुडविग साफिन ट्रॉमा सेंटर से हुई है। तो आई नो अबाउट वो ये कहना चाह रही थी शायद कि पढ़ने के बाद यूक्रेन में वो जर्मनी में जाके प्रैक्टिस कर सकती हैं। पढ़ने की बात नहीं हो रही वहाँ, वो ये पॉइंट करना चाह रही थी कि हमने पढ़ाई यूक्रेन में की है, हमें सिर्फ भाषा आनी चाहिए जर्मनी की, हम जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर। हाँ, वो तो यहाँ से भी लोग चले जाते हैं, इंडिया से भी कई लोग दुनिया भर में पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं, पर उनका एक एग्जाम होता है। हाँ, उन्होंने कहा कि 12 बच्चों पर वहाँ पर एक टीचर है, इस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ पर, पैसे भी कम है, सुविधाएं भी ज्यादा हैं। यहाँ पर क्या उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों बच्चे यहाँ पर रुकने की कोशिश करें, क्यों पढ़ने की कोशिश करें? चलिए, लगता है फिर से धाकड़ साहब। हाँ, 12 बच्चे। जी बोलिए सर, बोलिए। जी, एक्चुअली ये तो जो ट्यूटोरियल्स और ग्रुप ट्यूटोरियल्स होते हैं वो सब जगह होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। बेसिक बात यह है कि हर कंट्री का अपना एक करिकुलम है और हर कंट्री का पढ़ाई का सिस्टम डिफरेंट है। तो जैसे किसी कंट्री में जाना या उसके एग्जाम्स हैं, जैसे इंग्लैंड जाना है तो प्लेब देना होगा, अमेरिका जाना है तो यूएसएमएलई है, और जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज में जाना है क्योंकि वो 28 कंट्रीज का एक यूरोपियन यूनियन है, तो वहाँ जो शेंजन वीज़ा होता है उनका, तो एक कोई एग्ज़ाम पास करके वो कहीं भी वो लोग जा सकते हैं। पर बात कंट्री की, इंडिया की हो रही है, तो मेरा ये मानना है बिल्कुल जैसे जो उसमें कॉलेज प्राइवेट सेक्टर में भी आना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। सॉरी, मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है, कोई फोन कॉल है। प्राइवेट सेक्टर में इंडिया में आना चाहिए, वो आ रहे हैं काफी सारे लोग, लेकिन स्टैंडर्ड के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसे बात आई कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल देना, मेडिकल कॉलेज तो खोल सकते हैं, सरकार भी खोल रही है बहुत सारे, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए देखिए, अभी हमारे यहाँ काफी सारे नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, क्योंकि मैं तो मध्य प्रदेश के सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, लेकिन सागर के मेडिकल कॉलेज, रीवा का मेडिकल कॉलेज को कितना साल हो गया। बिल्कुल वही बात है कि ऑपरेशंस वहां पर फिर ऑपरेशनल ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, वो ये भी दिक्कत है। इस चीज पर भी ध्यान देना होगा। राम डांगोरे जी, देखिए, हमें अगर कोरोना से भी हम ये नहीं सीखे कि हमें अपनी मेडिकल एजुकेशन पे, चिकित्सा पे ध्यान देना है, तो फिर इससे ज्यादा कोई सिखाने के लिए चीज नहीं आ सकती है। देखिए, कोरोना का जो फर्स्ट स्ट्रेन था वो न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, दुनिया को एक सीख दे करके गया है। हमने लगातार मेडिकल सेवाओं में उसके बाद में तरक्की करी है, जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर्स हो। सर, डॉक्टर्स पे बात हो रही है सर, आज तो डॉक्टर्स पे हमें क्या गौर करना है उसकी बात। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अभी कोरोना के बाद से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक राज्य में एक एम्स कॉलेज और बनाया जाएगा। हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि 6 नए मेडिकल कॉलेजेस ट्राइबल एरियाज में खोले जाएंगे, जैसे सिंगरौली हुआ, डिंडोरी हुआ, रायगढ़ हुआ, मंदसौर हुआ, ऐसे स्थान भी चिन्हित कर दिए गए हैं और 1200 करोड़ रुपए का फंड भी उनके लिए जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा और आसानी से, जैसे पैरामेडिकल कॉलेजेस हुए, दंत चिकित्सालय हुए, नर्सिंग हुए, ऐसे कॉलेजों के लिए फटाफट जो है अनुमतियां भी हमारी राज्य सरकार दी जा रही है। यहाँ तक कि अगर इंग्लिश में बच्चा नहीं पढ़ सकता तो हिंदी में भी कोर्सेज डिजाइन करना चालू कर दिया है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए मेडिकल क्लेम और मेडिकल बीमे जैसी सुविधाएं भी मेडिकल एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर दी है। और एसटी, एससी और इकोनॉमिक पुअर स्टूडेंट्स के लिए भी छात्रवृत्ति बढ़ा दी गई है। आप भी हमारे पोर्टल पर जाकर के उसकी जानकारी निकाल सकते हैं। ठीक है, अभय नारायण राय जी, छत्तीसगढ़ सरकार को भी आपको लगता है इस तरफ खासकर कदम उठाने चाहिए? और एक चीज और कि जो डॉक्टर्स अवेलेबल भी हैं हमारे पास, उनका भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि हड़ताल होती रहती है डॉक्टर्स की, तो उससे भी एक माहौल खराब होता है।
देखिए, छत्तीसगढ़ में सुदूर बस्तर में भी मेडिकल कॉलेज है, रायगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज है, सरगुजा में भी मेडिकल कॉलेज है, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर में तो है ही है। सबसे बड़ी समस्या जो होती है मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद, जो उसमें डॉक्टरों को प्रोफेसर ज्वाइन करने होते हैं, तो जो बड़े डॉक्टर होते हैं, जो अच्छे लोग पढ़ के आते हैं, वो सब बड़े शहरों में रहना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ आना नहीं चाहते। फिर सैलरी का भी और सुविधाओं की भी बात वो करते हैं। तो बस्तर में रहने के लिए, सरगुजा में रहने के लिए, रायगढ़ में रहने के लिए डॉक्टरों को वहां रोकना, अट्रैक्टिव उनको सैलरी देना, अट्रैक्टिव उनको सुविधाएं देना, ये भी एक छत्तीसगढ़ के सामने एक समस्या है, जिसको हम पूरे देश के नारायण राय जी, देखिए हम कह देते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक बात है, लेकिन अंततः वो इंसान हैं, और इंसान अगर 20 से 25 लाख रुपए खर्च कर रहा है अपनी एजुकेशन पर, तो वो चाहेगा ना सर उसको अच्छी सैलरी मिले, और ये तो फिर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। नहीं, अच्छी सैलरी तो मिल रही है, वो अच्छे शहर में रहना चाहता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से सोचता है, अपने जीवन के हिसाब से सोचता है। वो जो विचारधाराएं हैं कि मेरी पोस्टिंग बेंगलोर में हो, मेरी पोस्टिंग बॉम्बे में हो, मेरी पोस्टिंग मद्रास में हो, उसका उपाय ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए विचार करना पड़ेगा कि बस्तर, रायगढ़, सरगुजा में भी अच्छे डॉक्टर आगे ज्वाइन करें, और रहे इसका प्रयास सरकारें करती है, और आज छत्तीसगढ़ में है, लोग ज्वाइन किए हुए काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रयास है कि सुदूर इलाकों में हम जब मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो वहां अच्छे प्रोफेसर आए, अच्छे डॉक्टर आके ज्वाइन करें, ये भी एक समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधन से मेडिकल क्षेत्र में बहुत काम करने का प्रयास कर रही है। अभी 10 की संख्या और आगे बढ़ेगी, और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि जिलों में भी ये मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां ये सुविधाएं हों, क्योंकि जो यूक्रेन से आज अगर सर अगर ये दिक्कत है कि वहां पर डॉक्टर्स नहीं जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि फिर राज्य सरकारों को और भी वहां पर डेवलपमेंट करने होंगे उन एरियाज में, हॉस्पिटल के इर्द गिर्द, ताकि उनके परिवारों को दिक्कत ना है। इस तरफ भी फिर आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। विधि, अब आखिरी में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी से आपकी अब क्या कम्युनिकेशन है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि आपका तो 4th ईयर है, यानी कि 1 साल का कोर्स और बचता है, तो क्या कम्युनिकेशन हुआ है इसके बाद जब से आप भारत लौटे हैं, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई बीच में न अटक जाए, ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, अभी हमारी जो डीन है वहाँ पे, वाइस डीन, जो बच्चों से हमेशा कांटेक्ट में रहती है, तो उन्होंने यही बोला है कि अभी जैसे सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है वहाँ पे, बच्चे क्लासेस अटेंड करने के उसमें है ही नहीं, क्योंकि बच्चे बंकर्स में है और मेट्रोज में है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, फोन चार्ज नहीं कर सकते। तो वाइस डीन ने यही बोला है कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा, सिचुएशन का थोड़ा नॉर्मल होने का वेट कीजिए, जैसे सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होगी वी विल अपडेट यू, हम आपको अपडेट करेंगे और हम आपको बताएंगे कि क्लासेस डिस्टेंट लर्निंग ही होगा, ऑब्वियसली डिस्टेंट लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस, तो वो उस हिसाब से अरेंज की जाएगी। विधि, एक चीज और, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम प्रैक्टिकल है, जैसा कि आप भी बता रही थी, तो ऑनलाइन में भी तो पढ़ाई में आप लोगों को फर्क पड़ेगा फिर? हाँ, तो उसके लिए हमारी जो डीन है, हम लोगों को पहले ही बोल रखा है कि अगर डिस्टेंट लर्निंग भी होती है, तो जैसे हमें जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो टीचर हम लोगों को क्लासेस में देगा, टेस्ट हम लोगों के होंगे रेगुलरली, बट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम यहाँ पे हॉस्पिटल्स, इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं वो विजिट कर सकते हैं, हम वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे क्या, मतलब वहाँ पे डॉक्टर से सीख सकते हैं, वो कर सकते हैं प्रैक्टिकल क्लिनिकल नॉलेज के लिए। तो जो उस क्राइसिस से निकलकर अब बच्चे आ रहे हैं, उनके बिहाफ पे आप यहाँ की दोनों गवर्नमेंट, क्योंकि एमपी के भी हैं और छत्तीसगढ़ के भी हैं, उनसे कोई डिमांड रखना चाहती हैं ताकि आप लोगों का भविष्य ना खराब हो? 30 सेकंड है, जल्दी से। हाँ जी, तो मैं यही डिमांड रखना चाहूंगी कि आप जो वहां से बच्चे निकल के आ रहे हैं, तो उनसे यही कोशिश करूंगी कि आप उनको जैसे भी निकालिए जल्दी से, क्योंकि ईस्ट साइड में खारकीव में भी यहाँ के मध्य प्रदेश के काफी स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं, तो आप वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, समय इतना ही है मेरे पास। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का भी, और बातचीत करने के लिए। तो ये एक अहम मुद्दा है जिस पर गौर करना होगा, और इस युद्ध के बाद ये स्थिति सामने आ गई कि हम भारत में क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।